यहाँ पर हम हल डी और 1/d इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कहीं गलती ना हो किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परतंत्र चर है y, तो जो हल होता है उसके अंदर जो परतंत्र चर होता है वो आता है इस साइड में, y इक्वल टू, यहाँ पे आ गया फिर से y के बराबर में, यहाँ पे x के बराबर में आया। क्यों आया ये इस तरह से? क्योंकि जो परतंत्र चर होता है वो तो आता है इस तरफ, और यहाँ पे CF प्लस PI आता है दूसरी तरफ। तो CF और PI ये जो होता है वो किस तरह से आता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे स्वतंत्र चर है x, तो यहाँ पे देखो CF भी x के पदों में आएगा, PI भी x का फलन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर होता है उसका फलन होता है ये CF और PI। यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर क्या है हमारे पास, t है, तो ये किसका फलन होगा? t का फलन होगा। CF भी t का फलन होगा और PI भी t का फलन होगा। यहाँ पे स्वतंत्र चर फिर से t है, तो यहाँ पे CF PI का फलन होगा, ये CF t का फलन होगा और PI भी t का फलन होगा। और यहाँ पे परतंत्र चर x था तो ये x के बराबर में आ गया है। और ये जो d होता है, d का मतलब होता है अवकलन। तो यहाँ पे मान लो देखो फंक्शन ऑफ d के, ये फंक्शन ऑफ x है एक, उसके यहाँ पे d लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अवकलन करना है हमें एफ एक्स का। तो एफ एक्स का हमने अवकलन कर दिया, लेकिन अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे हम? तो यहाँ पे देखो अवकलन किया है मैंने x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर x है तो हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। यहाँ पे स्वतंत्र चर t है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं हम t के सापेक्ष। यहाँ पे तो d है लेकिन हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर जो भी होता है उसके सापेक्ष करते हैं हम अवकलन यहाँ पे देखो। और जब 1/d होता है तो 1/d को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है? तो वो यहाँ पे देखो dx के सापेक्ष किया है, तो x के सापेक्ष हमने इसका इंटीग्रेशन किया। x के सापेक्ष क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर है हमारे पास x, यानी कि जो भी स्वतंत्र चर होता है उसी के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे t स्वतंत्र चर है तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे भी t स्वतंत्र चर है तो इसका इंटीग्रेशन t के सापेक्ष कर रहे हैं। यानी कि यदि अवकलन करना हो या समाकलन करना हो स्वतंत्र चर के सापेक्ष होगा। CF लिखना हो या PI लिखना हो स्वतंत्र चर के रूप में आएगा। परतंत्र चर केवल यहाँ पे आता है, केवल और केवल बराबर, यहाँ पे ये जो हल होता है उसके अंदर आता है परतंत्र चर, वो भी केवल इस साइड में, और बाकी सब जगहों पे स्वतंत्र चर आता है। तो हम इसको व्यापक रूप में फिर से पढ़ते हैं एक बार। इसका जो व्यापक रूप है, यहाँ पे हमने d पढ़ा, 1/d पढ़ा, तो इसकी पावर बढ़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम केवल एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, यदि स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। यानी कि पहला जो ये लाइन है इसके लिए हम देखते हैं, इसी तरह से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, जितने भी बना सकते हैं हम सब में होगा। तो यहाँ पे देखो d की पावर 2 हो तो हम इसका अवकलन करते हैं डबल बार इस तरह से, d की पावर 3 हो तो इसका 3 बार अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर हमने x मान रखा है। और 1/, के रूप में आ जाए तो यहाँ पे देखो 1/d की पावर 2 है। 1/d की पावर 2 का मतलब है कि हम इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन किसके साथ? x के साथ। x के साथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर x है हमारे पास। यहाँ पे 1/d की पावर क्यूब हो तो हम इसका 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, और x के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर x हमने मान रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे d की पावर कितनी भी हो, जितनी पावर बढ़ती जाएगी अवकलन उतना ही बढ़ता जाएगा। d की पावर यहाँ पे जितनी बढ़ती जाएगी बटे हुए में इंटीग्रेशन उतनी ही बार बढ़ता जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है।